हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और आज हमारी 8वीं क्लास है। इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं मैट्रिसेस बाय कृष्णा सीरीज़ और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि चैप्टर 3 है बुक का। इससे पहले पिछली क्लास में हमने इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ी और ये सीखा कि इन्वर्स को हम 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स वाले एग्जांपल्स अब मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, आप इनको रिजल्ट कह सकते हैं, एग्जांपल्स कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, जो बुक में है। अब उन बेसिक रिजल्ट्स का हम प्रूफ देखेंगे और वो बहुत लेंदी प्रूफ नहीं है। ये ऐसे प्रूफ हैं जिनको आप कुछ लाइनों में वेरीफाई कर सकते हैं। तो लास्ट प्रूफ हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब इसमें हमारे आगे के रिजल्ट है कि अगर ए कोई भी n बाय n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मतलब हमने पढ़ा है पिछली क्लास में दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन ज़ीरो, और डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देन ए ट्रांसपोज इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ट्रांसपोज। पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और फिर इन्वर्स कैलकुलेट करें, या पहले इन्वर्स कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें, दोनों सेम होंगे। दूसरा रिजल्ट है कि पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर लें और फिर उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लें, या पहले ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेकर के और फिर इन्वर्स कैलकुलेट करें। बोथ आर सेम, दोनों सेम है। प्रूफ के लिए पहले पार्ट को देखेंगे। अब हमें ये गिवन है कि ए नॉन सिंगुलर है, का मतलब ए का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है। सिंस ए इज नॉन सिंगुलर और ए नॉन सिंगुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मान लेते हैं कि ए का इन्वर्स मैट्रिक्स बी है, तो बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आएगा। यही हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि अगर कोई मैट्रिक्स बी ऐसी मिल जाए जिसके लिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम ए का इन्वर्स कहते हैं। अब यहाँ क्योंकि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और हमने माना कि वो इन्वर्स बी है, तो बाय डेफिनेशन ए बी और बी ए दोनों आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। अब क्योंकि हमें ट्रांसपोज में डील करना है, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी ट्रांसपोज होगा। ये कैसे आया? टेकिंग ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह बी ए का ट्रांसपोज रिवर्सल ऑर्डर में आएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है आइडेंटिटी।
इसका रीज़न हम दे सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और साथ में आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही आता है। अब आप इस पार्ट को इस पार्ट से रिलेट करें, या आप कहें इन्वर्स की डेफिनेशन से रिलेट करें। इन्वर्स की डेफिनेशन में हमने कहा था कि अगर कोई मैट्रिक्स बी ऐसी मिल जाती है जिसके लिए ए इंटू बी बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो फिर बी ए का इन्वर्स कहलाता है। अब यहाँ पर इस जगह पर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है, पर बी था ए इन्वर्स, बी की जगह ए इन्वर्स रखेंगे तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, क्योंकि बी तो इक्वल है ए इन्वर्स के, और यही हमें प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स ट्रांसपोज के इक्वल है। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पर आप सेकंड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। जस्ट ट्रांसपोज की जगह हमें ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेना है, और क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट वापस से आइडेंटिटी ही आएगा, तो वहाँ से आप आसानी से ये वेरीफाई कर पाएंगे कि बी थीटा ए थीटा का इन्वर्स आता है, और दैट मीन्स ए इन्वर्स थीटा आ जाएगा ए थीटा इन्वर्स। तो इसको आप लोग वेरीफाई करेंगे। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ज़ीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी है कि ज़ीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज़ीरो मैट्रिक्स ही होगा। इसको वेरीफाई करने के लिए अगर हम कोई ऑर्डर 2 की ज़ीरो मैट्रिक्स लें और इस ज़ीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करें, एडजॉइंट के लिए पहले हम कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स बी बनाते हैं, और जब आप बी मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर्स के लिए, A11 एंट्री के लिए आप उस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे और बाकी बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। बट यहाँ सारी एंट्रीज ज़ीरो ही है, कोफैक्टर भी उसका ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह सेकेंड एंट्री का कोफैक्टर जब कैलकुलेट करेंगे तो वो भी ज़ीरो आता है, और इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि पूरी मैट्रिक्स की हर एक एंट्री का कोफैक्टर ज़ीरो आता है। मैट्रिक्स बी ज़ीरो आती है, और मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज है उसे ही हम एडजॉइंट लिखते हैं, वो भी ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी ज़ीरो ही आएगा। इसकी जगह आप ऑर्डर 3 की ज़ीरो मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, ऑर्डर 4 की ज़ीरो मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, और क्योंकि सारी एंट्रीज ही ज़ीरो हैं तो आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लीजिए, उसके लिए मैट्रिक्स बी हमेशा ज़ीरो ही बनेगी, कोफैक्टर्स हमेशा ज़ीरो ही बनेंगे।
तो फिर उनका एडजॉइंट भी 0 ही बनना है। इसी तरह आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो ये कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लें और इसके लिए मैट्रिक्स बी कैलकुलेट करें जो कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। यहाँ मैं मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जैसे A11 एंट्री का कोफैक्टर बनाएंगे तो इस एंट्री की पोजीशन वाली कॉलम और रो को हटाकर सॉरी 0, तो इस एंट्री की कॉलम और रो को हटाकर बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और ये डिटर्मिनेंट आता है 1, तो ये कोफैक्टर आएगा 1। इसी तरह जब इस एंट्री का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो उस कॉलम और रो को हटाएंगे और बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट आता है 0। इसी तरह A13 को चेक करेंगे, बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाता है 0। इसी तरह आप बाकी सारी एंट्रीज के कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उन कोफैक्टर्स को जब मैट्रिक्स बी में रखेंगे तो मैट्रिक्स बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी। और जब आप इस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वही एडजॉइंट होगा जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहने वाला है। इस तरह आप किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए, इन जनरल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाला है। थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर लें और फिर का एडजॉइंट लें या एडजॉइंट ले करके ट्रांसपोज कर लें, वो दोनों सेम आएंगे। इसे भी एक एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए हमारे पास है, मैट्रिक्स ये, और एडजॉइंट के लिए हम पहले कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स डिटेल में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की है। यहाँ मैं उसको शॉर्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ। A11 का जब हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो उस कॉलम और रो को हटाकर बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देंगे। वो डिटर्मिनेंट आता है ये 2/2 डिटर्मिनेंट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा -6 -5 -11, और A12 एंट्री का कोफैक्टर होगा -1 to the power 1 + 2, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाकर बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है -4 -0। -4 - 0 इज -4, और -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 4। इसी तरह A13 एंट्री के लिए -1 to the power 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा देंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 10, और 10 को -1 to the power 1 + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनता है 1, और 1 × 10 इज 10। इसी तरह आप बाकी दो रोज के कोफैक्टर भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो फिर से चेक कर सकते हैं। तो ये कोफैक्टर्स हमारे पास आते हैं -9 -2 -5
1 -3 एंड 7। इस तरह कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स भी ये मैट्रिक्स आ जाती है। और इस बी का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए बनता है। एडजॉइंट ए हमारे पास बन के आता है -11 4 10 -9 -2 -5 1 -3 7। हमें वेरीफाई करना था एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए हमने कैलकुलेट कर लिया। यहीं से आप एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, और जो कि वापस से सेम मैट्रिक्स भी आ जाएगा, क्योंकि इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके हमने ये एडजॉइंट बनाया है। इसी को हम कह सकते हैं ये ही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। वहीं दूसरी साइड के लिए हम ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज होगी 1 -2 -1 2 3 1 0 5 -2। हम फिर से एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं और उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स को डिनोट कर देते हैं मैट्रिक्स सी से। सिमिलर पैटर्न पर आप इस ए ट्रांसपोज के कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे A11 एंट्री का कोफैक्टर चेक करेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 1 बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये होगा -6 -5 देन -11, ये आता है -11। इसी तरह 1 2 एंट्री का कोफैक्टर चेक करेंगे 4 + 5 9, और क्योंकि पोजीशन है 1 2 तो -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई होगा, इज -1 × 9 इज -9। और इसी तरह आप जब A13 का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 1, और बाकी एंट्रीज का आप कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न, तो ये कोफैक्टर्स आ जाते हैं 4 -2 -3, यहाँ 10 -5 और 7। और इस टी का ट्रांसपोज करेंगे वो होगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्योंकि ये इसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, और सी ट्रांसपोज आता है -11 9 1 4 -2 -3 10 -5 एंड 7। और आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक मैट्रिक्स है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और दूसरी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। एक दूसरा तरीका, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो आप इस तरह भी देख सकते हैं। जैसे इस A11 एंट्री का कोफैक्टर जब आप निकालेंगे मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज में, तो आप नोटिस करिए कि जो बची हुई मैट्रिक्स है वो भी एक दूसरे का ट्रांसपोज है। दिस इज 3 1 3 1 5 -2 5 तो जो यहाँ से डिटर्मिनेंट आएगा वही यहाँ से डिटर्मिनेंट आएगा। A11 की जो पोजीशन है A11 के लिए दोनों ही जगह से सेम एलिमेंट आने वाला है -11। इसी तरह जब आप इसका A12 कैलकुलेट करेंगे तो इस कॉलम और रो को हटाएंगे, और जब इसका 2 1 कैलकुलेट करेंगे तो इसके इस रो और कॉलम को हटाएंगे।
चेक कीजिए, 2 0 2 0, 1 माइनस 2 1 माइनस, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ये, तो सेम ही नंबर आना है। डिफरेंस क्या आ रहा है कि ए आई जे का जो कोफैक्टर है इस मैट्रिक्स में, ए आई जे का जो कोफैक्टर है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ए आई कोफैक्टर के बराबर है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए की आई जेथ एंट्री का कोफैक्टर ए ट्रांसपोज की जे आई एथ एंट्री के कोफैक्टर के बराबर है। तो अब ये कह सकते हैं कैपिटल ए की आई जेथ एंट्री का कोफैक्टर क्या है, बी की आई जेथ एंट्री, और ए ट्रांसपोज की आई जेथ एंट्री का कोफैक्टर है मैट्रिक्स सी की आई जेथ एंट्री। तो इसको आप कह सकते हो ये है मैट्रिक्स बी की आई जेथ एंट्री, और ये है मैट्रिक्स सी की जे आई एथ एंट्री। और सी की जे आई एच एंट्री को हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज सी ट्रांसपोज की आई जे एथ एंट्री, क्योंकि ट्रांसपोज में हम आई जे पोजिशन को जे आई पोजिशन बनाते हैं। यहाँ से आपने ये कहा कि बी की आई जे एथ एंट्री सी ट्रांसपोज की आई जे एथ एंट्री के इक्वल है, मतलब बी और सी ट्रांसपोज की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, और ऐसा है तो मैट्रिक्स बी और सी ट्रांसपोज बराबर है। मैट्रिक्स बी और सी ट्रांसपोज बराबर है, दैट मीन्स मैट्रिक्स बी क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, क्योंकि बी का ट्रांसपोज लेके ही एडजॉइंट ए बनता है, और अगर उसका ट्रांसपोज फिर से कर दें तो वापस बी बन जाता है। और मैट्रिक्स सी क्या है, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इस तरह एक एग्जांपल से आप इसको थ्योरेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। और रिजल्ट्स हैं, में पहला है कि अगर मैट्रिक्स ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। हम इनको रिजल्ट वाइज ही चेक करते जाएंगे। पहले रिजल्ट में वो कह रहे हैं कि अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। अब क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो आप ये कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। वहीं ट्रांसपोज के एडजॉइंट से रिलेटेड अभी हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल ही है, इस कंडीशन को यहाँ पुट करें तो अब ये कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, और कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। जैसे क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और अभी हमने पढ़ा था कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल होता है। फिर से इस ए ट्रांसपोज को ए रख दें क्योंकि ए सिमेट्रिक है, तो आप ये कह सकते हैं ये हो जाएगा ए इनवर्स ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू, और ए ट्रांसपोज की जगह हो गया ए
तो ये हो गया ए का इनवर्स। अब यहाँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, यहाँ ए इनवर्स है, मतलब ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल है, और ऐसा है तो फिर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। तो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होता है, और किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है। तीसरे पार्ट में ये कहते हैं कि इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट के इनवर्स के बराबर होगा। अब डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है, तो किसी नंबर ए का इनवर्स होने का मतलब है दैट इज 1/a। जैसे नंबर 2 है तो 2 के इनवर्स को हम लिखेंगे 1/2। इनडायरेक्टली आपको ये प्रूव करना है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आता है 1/डिटर्मिनेंट ए, या इसी को हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट की कंडीशन और इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन आप रिकॉल करेंगे, मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है हमेशा, और दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लें तो सेम होना चाहिए। और हमने ये पढ़ा है कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो आता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। यहाँ ए की जगह तो मैट्रिक्स ए है, बी की जगह मैट्रिक्स ए इनवर्स है, इसे हम लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। दूसरी तरफ आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 1। रीज़न आप दे सकते हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट होगा ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। और यहीं से ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए तो बता देंगे कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सी को हम लिख रहे थे ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो बुक में है ये है कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी करने के बाद वो प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है, जहाँ ए लेफ्ट साइड बी राइट साइड है, और ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है, तो फिर उनका प्रोडक्ट बी इंटू ए भी आइडेंटिटी ही आएगा। इन जनरल आपने पढ़ा होगा कि ए बी और बी ए बराबर हो, ज़रूरी नहीं है, पर अगर इनमें से कोई एक आइडेंटिटी हो गया, चाहे बी ए या फिर ए बी, कोई एक इनमें से आइडेंटिटी हो गया, फिर दूसरा भी ऑटोमेटिक आइडेंटिटी हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी के लिए कि हमें गिवन है ए बी आइडेंटिटी है, और प्रूव करना है कि बी ए भी आइडेंटिटी ही आएगा। यहाँ से आप देखें क्योंकि ए बी आइडेंटिटी है तो फिर ये कह सकते हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है। और ए बी के डिटर्मिनेंट को आप लिख सकते हो ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो ये नंबर, तो ये प्रोडक्ट भी 0 आएगा, प्रोडक्ट 0 आएगा तो वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है
तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ए नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये मैट्रिक्स बी ही ए का इन्वर्स है, बाय डेफिनेशन ए बी और बी ए आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। और इसको देखने से भी जनरली ये दिमाग में आता है कि अगर ए बी आइडेंटिटी है तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है तो वो एक दूसरे का इन्वर्स होंगे। बट क्योंकि राइट साइड हमारे पास नहीं थी तो हम गारंटी नहीं कर पा रहे थे। बट इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम ये तो गारंटी कर सकते हैं कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो हमने नाम दिया ए इक्वेशन 1। हम कहते हैं प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी, इधर होगा ए इन्वर्स इंटू ए बी। और एसोसिएटिविटी से आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं तो ये होगा ए इन्वर्स ए इंटू बी इक्वल टू ए इन्वर्स। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स रहती है। और एसोसिएटिविटी कहती है कि आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट यहाँ था, अब यहाँ है। और किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू बी इक्वल टू ए इन्वर्स, क्योंकि ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स, यहाँ से हम कह सकते हैं बी इज इक्वल ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स बी ए इनवर्स के ही इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स किसी मैट्रिक्स बी को ए का इनवर्स तभी कहते हैं जब ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आए। फिर ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगा। तो यहीं से हम ये कह देंगे कि बी ए भी आइडेंटिटी ही आएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। अब आप रिकॉल करेंगे जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे उस टाइम हमने ये कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसलेशन लॉज होल्ड नहीं करते और कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये होल्ड करते हैं। और उस टाइम हमने ऐसी मैट्रिक्स देखी थी कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जा रहा था और फिर भी बी इक्वल टू सी नहीं होता था, हम ए कैंसिल नहीं कर पा रहे थे। और अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, उस केस में कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी इक्वल टू सी होगा, और बी ए इक्वल टू सी ए है तो भी बी इक्वल टू सी होगा। हम लेफ्ट पे अगर ए है दोनों तरफ तो ए कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ राइट पे ए है तो ए कैंसिल कर सकते हैं। पर यहाँ भी आप ये नहीं करेंगे कि अगर ए बी इक्वल टू सी ए है, एक तरफ ए लेफ्ट पे है दूसरी तरफ राइट पे है तो कैंसिल कर दिया, ये नहीं करेंगे। क्योंकि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है
कि ए नॉन सिंगुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, और ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस वाली इक्वेशन में ये पहले वाले पार्ट हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इन्वर्स। जब हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको लिखते हैं प्री मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई किया। इसमें ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो वो होगा ए इन्वर्स ए बी इक्वल टू ए इन्वर्स ए सी, और एसोसिएटिविटी की हेल्प से हम ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स ए इंटू बी इक्वल टू ए इन्वर्स ए इंटू सी, दिस इज बाय एसोसिएटिविटी। और ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आइडेंटिटी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इसी तरह ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी इंटू सी, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स रहती है। आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए वो सेम रहती है। तो इस तरह b इक्वल टू सी आ गया। हमने स्टार्ट किया ए बी इक्वल टू ए सी से और b इक्वल टू सी आ गया। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर पाए। और ए इन्वर्स क्यों पॉसिबल था? क्योंकि ए नॉन सिंगुलर था, उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तब आप कहेंगे कि लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। लेफ्ट से कैंसिल किया तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे, और राइट से कैंसिल किया तो राइट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। सेकंड पार्ट के लिए जैसा हमने यहाँ प्री मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स से, पहले मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही आप राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई। में आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, सिमिलर पैटर्न पर प्रूव कर पाएंगे कि बी और सी इक्वल है। तो इन रिजल्ट्स को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, और साथ में इस तरह भी कह सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड। और ये कब हो रहे हैं? जब डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो है, मैट्रिक्स नन। अब इसी में आगे आप नोटिस करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर हमने ये भी कहा था कि हमें ऐसी दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जा रही थी, दोनों ही नॉन ज़ीरो थी, और जब उनका प्रोडक्ट हम कर रहे थे तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता था। अगर ऐसा हो, इनमें से कोई एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो होगी बात अलग है, पर अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो फिर डेफिनेटली दूसरी मैट्रिक्स को ज़ीरो होना पड़ेगा। आप इसी कैंसिलेशन लॉ से इसको देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट ज़ीरो है, और साथ में मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे इस ज़ीरो को लिखा जा सकता है ए इंटू ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स ज़ीरो ही आ जाती है। और क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है तो ऊपर कैंसिलेशन लॉज से
हम ये कह सकते हैं कि ए को कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ सी की जगह हमारे पास मैट्रिक्स 0 है, तो बी और सी बराबर होंगे, मतलब बी 0 होगी। तो अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 हो और उनमें से एक नॉन सिंगुलर हो, एक का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, तो फिर दूसरे मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आप ये भी कह सकते हैं, अगर दोनों ही मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो हो, दोनों ही मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो हो, अब मैं मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो की बात कर रहा हूँ कि दोनों ही मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो हो और साथ में उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो, दोनों मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो हैं, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो फिर उनमें से कोई भी नॉन सिंगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए नॉन सिंगुलर हुई तो बी को ज़ीरो होना पड़ेगा, ये हमारे इस रिजल्ट से, और अगर बी नॉन सिंगुलर हुई तो ए को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों ही सिंगुलर होंगी। तो अगर दो मैट्रिक्स दोनों नॉन ज़ीरो हो और दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो, तो दोनों को सिंगुलर होना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि उनमें से कोई एक नॉन सिंगुलर हो जाए। इस रिजल्ट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो फिर दोनों मैट्रिक्स सिंगुलर होंगी। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स इज ज़ीरो, both of them must be singular। अगला रिजल्ट है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, उससे बनने वाली एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो ही आएगा। अब डिटर्मिनेंट ज़ीरो होने के दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि मैट्रिक्स ही पूरी ज़ीरो हो। अगर मैट्रिक्स ए ही ज़ीरो है तो फिर एडजॉइंट भी ज़ीरो ही आएगा, ये हमने अभी पढ़ा था कि ज़ीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज़ीरो ही आता है, और एडजॉइंट भी ज़ीरो मैट्रिक्स आया तो उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो ही आएगा। पर अगर मैट्रिक्स ए ज़ीरो नहीं है और उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को रिलेटेड हमने एक रिजल्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और क्योंकि डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो है तो ये हो जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स। ये स्केलर ज़ीरो है और स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी मैट्रिक्स ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से ए इंटू एडजॉइंट ए ज़ीरो मैट्रिक्स आया, और हमारा पिछला रिजल्ट कहता है कि अगर दोनों मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो हैं और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो फिर दोनों ही सिंगुलर होंगी। तो यहाँ दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है और ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब इस केस में या तो एडजॉइंट ए ज़ीरो हो सकता है, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि या तो एडजॉइंट ए ज़ीरो होगा, और ऐसा हुआ तो उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो ही आएगा, और अगर एडजॉइंट ए ज़ीरो नहीं हुआ तो पिछले रिजल्ट से हम ये कह देंगे कि फिर वो सिंगुलर होगा।
कि पिछले रिजल्ट में फिर ए भी नॉन ज़ीरो और एडजॉइंट भी नॉन ज़ीरो और दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज़ीरो, तो फिर दोनों सिंगुलर होंगी तो एडजॉइंट ए भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो कि आप लोगों ने डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में पढ़ा होगा पहले भी, कि मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1, जहाँ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n है। ये काफ़ी सिंपल है, हमारे पिछले रिजल्ट से ये आसानी से प्रूव हो जाएगा। इसमें आप देखें कि अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हुआ तो फिर पिछले रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो होगा। और अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हुआ, फिर से आप रिकॉल करेंगे सेम रिजल्ट, तो मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट को रिलेट करता है, इज डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी। अब क्योंकि हमें एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की बात करनी है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमने ये पढ़ा है मैट्रिक्स ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए बी का डिटर्मिनेंट होता है ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट। यहाँ ए की जगह ए है, बी की जगह एडजॉइंट ए है। और इस पार्ट को देखेंगे तो आप नोटिस करें ये एक n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये एक स्केलर है। तो हमने ये पढ़ा था कि k टाइम्स मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हो जाता है k टू द पावर n डिटर्मिनेंट A। यहाँ A की जगह मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और k की जगह स्केलर है डिटर्मिनेंट A। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A टू द पावर n इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। यहाँ से आप कहेंगे कि डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट होता है 1। अब क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं तो ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आता है ए के डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1। डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा ही आएगा पहले रिजल्ट से, और अगर नॉन ज़ीरो है तो भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होगा। साथ ही आप एक और रिजल्ट याद रखें, इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, आपको ये बुक में मिल जाएगा अगर आप प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं। ये रिजल्ट कहता है कि किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट करें और फिर से एडजॉइंट लें। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आता है उस मैट्रिक्स ए को उसके डिटर्मिनेंट टू द पावर n-2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वहाँ से जो मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के इक्वल आएगी। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, इस क्लास में हम इसको नहीं कर रहे हैं। एज ए रिज़ल्ट आप
याद रखेंगे। तो आज की पूरी क्लास थ्योरेटिकल रही, हमारी अगली क्लास में हम कुछ कंप्यूटेशनल चीज़ें देखेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।